Good morning, 7th class. How are you? Today day is Wednesday and date is 23rd April 2020. Students, आज हम अपना यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके हमने लास्ट जो पेज हैं, पेज नंबर 46 से 48 की रीडिंग आज हम करेंगे। लास्ट लेसन में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था कि फूड चेन एक ग़िज़ाई सिलसिला है जिसमें हर जानदार जो है वो दूसरे जानदार पर डिपेंड करता है और जानदारों को ग़िज़ा के लिहाज से 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, जिस हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स वो जानदार थे जो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स वो जानदार थे जो उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट खाकर बड़े होते हैं, और ओमनीवोर्स उन जानदारों को कहते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है। तो हमने फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के रिलेशनशिप, जिसके किस तरह से ऑर्गेनिज़म फूड चेन के अंदर ग़िज़ा के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इस ताल्लुक़ के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे ग़िज़ाई ज़ंजीर में दूसरा और तीसरा दर्जा आता है तो ऑर्गेनिज़म का साइज़ बड़ा होता जाता है और उनकी तादाद घटती जाती है। जैसे हर प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी जानदार जो है वो कंज्यूमर हैं। तो पहले लेवल पर प्रोड्यूसर्स को रखा जाता है प्लांट्स को, तो प्लांट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जब हर्बीवोर्स आ जाते हैं तो उनका साइज़ बड़ा होता है प्लांट्स की निस्बत, लेकिन और तादाद प्लांट्स से कम होती है। जैसे रैबिट की मिसाल हमने ली थी प्रीवियस लेसन में कि रैबिट जो है वो कितने पौधे, ज़्यादा पौधे खाता है एक रैबिट, यानी पौधों की तादाद ज़्यादा। और जब अगला लेवल हर्बीवोर्स रैबिट का आ गया तो रैबिट जो है वो उस तादाद में कम हो गए, लेकिन खरगोश कम है, लेकिन वो पौधे ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो कार्निवोर्स का आ गया तो उसमें कार्निवोर्स जैसे कि फॉक्स की मिसाल दी थी कि फॉक्स जो है वो खरगोश को फिर खाती है खुराक के तौर पर। तो फॉक्स की साइज़ भी बड़ा हो गया और उसकी नंबर भी डिक्रीज़ हो गया, यानी कि हर फूड चेन के लेवल पर साइज़ और नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। आज हम पढ़ेंगे द pyramid ऑफ नंबर्स। In a food chain, the organism at the base of a food chain are small in size but large in number. ग़िज़ाई ज़ंजीर के अंदर फूड चेन की बेस पर ऑर्गेनिज़म को देखा जाए तो हर स्टेप, वही बात आ गई कि स्टेप वाइज ये इंक्रीज़, इनका साइज़ अगर ऊपर से देखें कि उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाता है और उनका नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, यानी कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ आए। तो वाइल द सक्सेसिव ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शो अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड अ डिक्रीज इन नंबर। ज़ंजीर के अंदर फूड चेन की बेस पर ऑर्गेनिज़म को देखा जाए तो हर स्टेप, वही बात आ गई कि स्टेप वाइज ये इंक्रीज़, इनका साइज़ अगर ऊपर से देखें कि उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाता है और उनका नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, यानी कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ आए। तो वाइल द सक्सेसिव ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शो अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड अ डिक्रीज इन नंबर। और अगर फूड चेन में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाए तो जो है वो उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा और उनका नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा। दिस रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ चार्ट नोन एज द pyramid ऑफ नंबर्स। इस तरह का जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज़म्स के नंबर और साइज़ के दरमियान इन अ फूड चेन, उसको एक चार्ट के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है, जिसे pyramid ऑफ नंबर्स कहते हैं। जैसे कि चार्ट है pyramid ऑफ नंबर्स का। पहले प्लांट्स हैं, 10,000 प्लांट्स जो है वो 100 रैबिट उसको यूज़ कर रहे हैं इन अ फूड चेन। तो 100 प्लांट्स खाने वाले 10,000 प्लांट्स हैं, तो रैबिट जो है वो 100 उसने खा लिए। अब फॉक्स जो है वो रैबिट को एक रैबिट को खाता है, जबकि एक रैबिट 10,000 प्लांट्स यूज़ कर रहा है एज अ फूड। तो ये इसको एक चार्ट के ज़रिए शो करने से क्या कहते हैं, इसको pyramid ऑफ नंबर्स। फूड वेब, ग़िज़ाई जाल। मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म अ फूड वेब इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज़ द फूड ऑफ मैनी एनिमल्स। अब ज़रूरी नहीं कि एक जानदार है तो उसको दूसरा एक ही जानदार खाए, बल्कि कुछ ऐसे जानदार भी हैं जिनको खाने वाले बहुत से जानदार हो सकते हैं। जैसा कि ये आपको डायग्राम के ज़रिए फूड वेब की मिसाल दी है। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को डिफरेंट किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात खा रहे हैं। अब इनकी खुराक
इन हशरात, ये हशरात जो है वो मेंढक की खुराक है, ठीक है। मेंढक की खुराक ये तीनों हशरात हैं। ये जो प्लांट्स खाने वाले जितने भी हशरात हैं ये मेंढक की खुराक है, और मेंढक सांप की खुराक है, और सांप जो है वो ईगल की खुराक है, और इसी तरह से स्पैरो भी ईगल की खुराक है, और ये हशरात स्पैरो की भी खुराक हैं, और ये हशरात प्लांट्स खाकर बड़े हुए हैं। इनकी हशरात जो है वो मेंढक की भी इधर से खुराक हैं, और इधर से स्पैरोज़ की भी हैं, और ईगल जो है वो सिर्फ मेंढक सांप को नहीं खा रहा बल्कि स्पैरो को भी खाता है। इनकी एक ऑर्गेनिज़म जो है वो सिर्फ एक की खुराक नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की खुराक हो सकता है। एसेट्रा आर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वेज। अनासिर जैसा कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर रिसाइकल्ड। इन अनासिर में से कुछ जो है वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं, दोबारा से दोबारा जो है वो बनते रहते हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट इन नेचर। यही वजह है कि इन कुदरती अनासिर का फ़िज़ा के अंदर या माहौल के अंदर जो है तनासुब है वो तकरीबन सेम ही रहता है, मुस्तकिल रहता है, क्योंकि जैसे जैसे वो यूज़ होते हैं तो उसी तरह से वो रिप्रोड्यूस भी होते रहते हैं। This recycling of element is brought about by natural cycles such as the water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, etc. एलिमेंट्स का इस तरह से रिसाइकल होना मीन दोबारा प्रोड्यूस हो जाना एक कुदरती इसका निज़ाम है, कुदरती साइकिल्स हैं, जैसा कि पानी का चक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर और नाइट्रोजन का साइकिल वगैरह। अब हम बारी बारी इन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ दी वाटर साइकिल, पानी का चक्कर, किस तरह से पानी जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस होता है माहौल के अंदर। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जानदार को पानी की ज़रूरत होती है। वो यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज़ फॉर मैनी अदर पर्पसेस। हम इसे पीने के अलावा बाकी काफ़ी सारे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। द वाटर इन आर एनवायरनमेंट इज़ नॉट यूज्ड अप, हमारे माहौल में पानी इस्तेमाल नहीं हो जाता। इट ऑलवेज रिसाइकल्ड, ये बार बार गर्दिश में रहता है, दोबारा प्रोड्यूस होता रहता है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, इस इस्तिलाह को पानी का चक्कर कहते हैं। इट कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द अर्थ्स इकोसिस्टम इन बैलेंस, और ये वाटर साइकिल की वजह से ही ज़मीन के जो माहौल है उसमें पानी का तनासुब बराबर रहता है। हीट फ्रॉम द सन मेक सी वाटर एवापरेट इनटू वाटर वेपर, सूरज की रोशनी गर्मी की वजह से समंदर का पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है। एज द वाटर वेपर राइजेज, और जब ये आबी बुखारात ऊपर को उठते हैं, इट कूल्स, तो ये ठंडे हो जाते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, पानी के इन कतरों से बादल बनते हैं। लार्जर ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एज रेन, और पानी के बड़े कतरे बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ रहते हैं। रेन वाटर इज़ कैरीड बैक टू द सी बाय रिवर्स, और जब ये बारिश का पानी दोबारा से ज़मीन में जज्ब होकर ये दरियाओं का हिस्सा बन जाता है और दरिया समंदर में गिरते हैं, मीन्स के समंदर का पानी वापस समंदर को पहुंच जाता है। 2% ऑफ द वाटर इन आवर एनवायरनमेंट इज़ इन द पोलर आइस कैप्स, 97% इज़ इन द ओशंस एंड ओनली 1% इज़ इन द लेक्स रिवर। बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में से इन नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन को जज्ब करते हैं। एंड इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आल्सो फिक्स द नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू फॉर्म नाइट्रेट्स। इसके बाद जो फलदार पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स बनाते हैं। नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर टेकन अप बाय प्लांट रूट्स एंड मेड इनटू प्लांट प्रोटीन। तो ये नाइट्रेट्स जो है वो जड़ें मिट्टी के अंदर से जज्ब करती हैं और प्लांट उसकी मदद से प्रोटीन्स बनाते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट प्रोटीन्स, अब सब्ज़ी खोर जानवर जो है वो इस प्लांट की प्रोटीन को खाते हैं। एंड मेक एनिमल प्रोटीन, और जब वो जानवर खाते हैं तो उनके जिस्म में जाकर ये एनिमल प्रोटीन बन जाती है। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, अब कार्निवोर्स गोश्तखोर जानवर जो हैं वो सब्ज़ी खोर जानवरों को खाते हैं। ऑन डिकम्पोजिशन बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा रिलीज नाइट्रेट्स इनटू द सॉइल। अब जो मुर्दा पौधे और जानवर मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं
तो फंजाई और बैक्टीरिया उनको डीकम्पोज करते हैं, उनको अज्जा में तोड़ते हैं और जानवरों के खारिज शुदा मादे से दोबारा से नाइट्रेट्स बनाकर मिट्टी में शामिल करते हैं। यानी कि प्लांट्स ने जो नाइट्रेट्स अपनी जड़ों के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ कर लिए, तो ज़रूरी है कि फिर पीछे सॉइल में तो नाइट्रेट्स की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक कुदरती साइकिल होता है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं तो उनका जो खारिज शुदा मवाद होता है उससे दोबारा से वो बैक्टीरिया और फंजाई जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं वो उस मवाद से दोबारा से नाइट्रेट्स पैदा कर देते हैं और ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल रहती है। Denitrifying bacteria in the soil break down nitrates and release oxygen and nitrogen into the air. अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स को तोड़कर दोबारा से उसके अज्जा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तब्दील करके हवा में शामिल कर देते हैं। द कार्बन साइकिल, कार्बन का साइकिल किस तरह से चलता है? ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन, तमाम जानदार कार्बन पर मुश्तमिल है। इन आवर इकोसिस्टम कार्बन सर्कुलेट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू लिविंग थिंग्स एंड देन बैक अगेन टू द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम के अंदर कार्बन जानदारों और माहौल के दरमियान सर्कुलेट होती जाती है। माहौल में से जानदार कार्बन को यूज़ करते हैं और फिर दोबारा से ये कार्बन जानदारों से माहौल में मुंतकिल हो जाती है। दिस इज़ नोन एज कार्बन साइकिल, इसे कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय, ये ज़मीन के अंदर जब जाता है तो ये बैक्टीरिया जो है वो इसको दोबारा से नाइट्रेट्स में चेंज कर देती हैं, यानी ये ज़मीन में दोबारा से खाद की तौर पर इस्तेमाल होता है, जिससे नाइट्रोजन दोबारा से रिसाइकल हो जाती है। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स टू फॉर्म प्रोटीन। नाइट्रोजन ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद देता है। प्रोटीन इज़ द बेसिक मटेरियल ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ, और प्रोटीन ही एक बेसिक मवाद है जिससे तकरीबन तमाम जानदार मिलकर बने होते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। कुदरती माहौल के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का जो सर्कल चलता रहता है, दोबारा से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। द एयर इन आवर इकोसिस्टम कंटेन्स नियरली 80% नाइट्रोजन गैस। हमारे इकोसिस्टम में हवा में तकरीबन 80% गैस नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन जानवर और पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा में से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डायरेक्ट यूज़ करते हैं सांस लेने के दौरान, उसी तरह से नाइट्रोजन गैस यूज़ नहीं हो सकती डायरेक्टली। लाइटनिंग प्रोड्यूसेस हाई टेम्परेचर्स दैट हेल्प नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर टू कंबाइन। जब बिजली चमकती है तो उससे हाई टेम्परेचर हवा के अंदर होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए उन्हें प्रोवाइड होता है। आपने साइंस की 6 क्लास की नाइट्रोजन की खुसूसियात में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स बनाती है, बट कंडीशन ये होती है, शर्त यह है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड, तो हाई टेम्परेचर से जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं विच डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रेट्स, और जब ये हवा के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं तो पानी बारिश के पानी में हल होकर ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, अब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में से इन नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन को जज़्ब करते हैं। एंड इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आल्सो फिक्स द नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू फॉर्म नाइट्रेट्स। इसके बाद जो फलदार पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स बनाते हैं। नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर टेकन अप बाय प्लांट रूट्स एंड मेड इनटू प्लांट प्रोटीन। तो ये नाइट्रेट्स जो है वो जड़ें मिट्टी के अंदर से जज़्ब कर, इसे कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। हवा में कोयला, तेल और गैस को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, एंड आल्सो बाय रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
और इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में शामिल होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से अपनी खुराक तैयार करने के अमल के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कार्बन साइकिल बाय डायग्राम। कार्बन कंपाउंड्स इन कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स जो है वो तेल, कोयला और गैस से जलते हैं, फिर ये फैक्ट्रीज़ में है। बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फैक्ट्रीज़ में जब फ्यूल जलता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में शामिल होती है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। हवा में से ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इसको अब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं और प्लांट्स के ही जलने से, प्लांट्स के ही डिके से पौधे जब लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो उनके गलने सड़ने से ही ऑयल, कोल एंड गैस प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स के अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो फीडिंग यानी कि उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन कंपाउंड्स इन एनिमल जब इन पौधों को खाते हैं तो ये कार्बन कंपाउंड्स इन एनिमल्स में चले जाते हैं। तो डेथ एंड डिके, जब एनिमल की डेथ हो जाती है और वो गल सड़ जाते हैं तो बैक्टीरिया फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उन मुर्दा जानवरों और पौधों के जिस्म से बैक्टीरिया खुराक हासिल करते हैं और ये दोनों से रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन से जो है लिविंग थिंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज कर रही हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्कल माहौल के अंदर चलता रहता है। वॉइस ये आपने आपकी बुक पर आपको वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये आपने वर्ड मीनिंग भी करने हैं साथ अपनी बुक पर, और यहाँ से देखकर आपने अपनी नोटबुक पर भी लिख लेने हैं। ओके, और रीडिंग भी अच्छे से रेडी करनी है आपने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेसन में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।